हेलो, द कॉन्सेप्ट कोच 5.0 में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम देखते हैं कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन ये ह्यूमन बॉडी में क्या वर्क करता है और क्या इसका फंक्शन है। तो सबसे मेन कंपोनेंट है ब्लड। तो ब्लड के अंदर जो है 55% जो होता है प्लाज्मा पाया जाता है और 45% फॉर्म एलिमेंट। तो प्लाज्मा में क्या है कि प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% वाटर पाया जाता है और जो 6 to 8% है वो प्रोटीन। प्रोटीन में भी प्लाज्मा जब देखेंगे तो 3 तरह के मेनली प्रोटीन होते हैं। जैसे प्लाज्मा में देखेंगे तो ये स्ट्रॉ कलर होता है, स्ट्रॉ कलर होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा फ्लूइड होता है और 55% ऑफ ब्लड होता है, या मैं आपको बता दिया। फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, ये 3 तरह के मेजर प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और प्लाज्मा में कुछ और मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो कि कैसे हो गए, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट और कैल्शियम, और कुछ जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होने वाले कुछ ग्लूकोज हो गए, अमीनो एसिड हो गए और लिपिड, इसी से ट्रांसपोर्ट होगा जो फैक्टर ऑफ कोagulation और ब्लड क्लॉटिंग में काम देगा। और अगर सीरम को देखें, सीरम क्या होता है, तो सीरम प्लाज्मा है, उसमें जब हम क्लॉटिंग फैक्टर जो क्लॉटिंग को बनाने में मदद करता है उसे क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं, इसमें जो प्रेजेंट होता है। और तीसरा आ जाते हैं क्या, फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी भी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो अब जानेंगे कि आरबीसी क्या होता है, क्या फंक्शन है इसका। तो ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ब्लड का सेल्स है, ब्लड सेल्स है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है 5 to 5.5 मिलियन। इसमें से अब ये 5 ये रेंज दिया हुआ है। रेंज का मतलब है ये कुछ फीमेल्स में ये इसकी मात्रा थोड़ी कम होती है और मेल्स में इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर फीमेल में 5 हुआ तो मेल में 5.5 थोड़ा ज़्यादा होता है, स्लाइटली। फॉर्म इन बोन मैरो, जो बड़ी बोन मैरो का मतलब है कि बोन के अंदर जो बोन मैरो होता है वो हर बोन्स में नहीं होता है। कुछ जो बड़ी बोन्स होती हैं उसके अंदर बोन मैरो होता है, बोन मैरो के अंदर ये आरबीसी बनता है। डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस अगर ये जैसे हम आरबीसी है तो आरबीसी का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो ये आरबीसी है, इसमें हम और ऑर्गेनेल्स डाल देंगे, न्यूक्लियस डाल देंगे तो इसका स्पेस खत्म हो जाएगा। हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाना है तो इसमें मेनली 4 ऑक्सीजन के को ये इसमें बैठा सकता है, 4 O2 को इसमें बैठा सकता है। तभी इसलिए इसको निकाल दिए, इसमें से न्यूक्लियस निकाल दिए, सारे जितने भी एलिमेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं इसमें से निकाल दिए कि स्पेस बचे जिससे हम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सके। तो इसमें 4 ऑक्सीजन को ये बिठा के ले जा सकता है और एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है ब्लड के थ्रू। और ये बाई कॉन्केव शेप का होता है। बाई कॉन्केव शेप ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नॉर्मल है। इसी में अगर आता है कि बाई कॉन्केव की जगह अगर एक सिकल सेल का हो जाएगा तो एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो अगर वो हो जाता है तो ये सिकल सेल का हो जाता है। तो ये अगर ये सिकल सेल को ऐसे बाई कॉन्केव है, इस तरह का बाई कॉन्केव अगर ये है, ऐसे आप इधर से देखेंगे ट्रांसफर सेक्शन ऐसे देखेंगे तो ये बाई कॉन्केव है। अगर ये सिकल सेल का हो जाएगा तो थोड़ा ऐसे मुड़ा चूड़ा हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं हो पाएगा। उसमें 4 की जगह 3 जा पाएंगे, 2 जा पाएंगे, तो उसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट थोड़ा कम हो जाता है। तो उस डिजीज़ को कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक आरबीसी का ऐसा पार्ट है जिसके कारण ये रेड कलर का आरबीसी दिखता है और इसमें आयरन कंटिन्यू होता है, मतलब इसके अंदर आयरन होता है। मेनली जो ये एक टर्स क्वार्टरली स्ट्रक्चर है प्रोटीन का और इसके अंदर आयरन का एक मुख्य भाग होता है। मेन जो सेंटर होता है इसका आरबीसी हीमोग्लोबिन का वो आयरन होता है। आयरन ही पकड़ के रखता है उसको पूरा। और 12 to 16 ग्राम ये होता है पर 100 ml ब्लड। 100 ml ब्लड में 12 to 16 ग्राम्स होगा बस। ये नॉर्मल रेंज है कि 12 to 16 ग्राम होगा। अब ये डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, स्प्लिंग होता है।
क्या होता है कि जब आरबीसी बड़ी होती जाएगी, कुछ थोड़ा सा उसमें डिफेक्ट आ गया या थोड़ी साइज बड़ी होती जाती है, तो साइज बड़ी होती जाती है, तो उसके लिए ये स्प्लीन की जब जब स्प्लीन से गुजरता है ब्लड, तो यहाँ पे क्या होता है, स्प्लीन ऐसा एक जाल वो बनाता है कि एक होल होता है कि अगर वो बड़ा हो गया तो यहाँ से नॉर्मल जो साइज है जिससे वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अच्छे से कर पाए, वही बस यहाँ से पास हो पाता है। जैसे 120 दिन का इसका लाइफ स्पेन है, 120 दिन में जब ये 90 डेज के आसपास जाता है तो थोड़ा सा ये बड़ी साइज में हो जाता है, थोड़ा इसका शेप चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जाके स्प्लीन में इसको रोक दिया जाता है कि अब ये काम का नहीं है, तो उसको तोड़ के फिर नई सेल्स बनाते हैं। ये स्प्लीन का ये ग्रेवयार्ड, इसको कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। लाइफ स्पेन 120 डेज होता है। और सिग्निफिकेंट रोल इसका क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन और CO2 को ये मेजर रोल प्ले करता है, ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट में। डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी कॉज एनीमिया, एनीमिया होता है कि आरबीसी की जब डिफिशियंसी होती है तो एनीमिया हो जाता है, तो इसमें आपको इसकी ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। स्प्लीन आल्सो कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी यहाँ ट्रैप किए जा रहे हैं, तो एक तरह का ब्लड बैंक भी हो जाता है आरबीसी का। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को और क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। ये भी कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है, और ये कलरलेस होता है। किसी कारण उसमें आरबीसी में किसी कारण रेड कलर का वो दिख रहा था, हीमोग्लोबिन, तो इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट है, इसलिए ये कलरलेस दिखता है। और ये न्यूक्लिएटेड है, क्योंकि इसको मेनली ये गैसेस ट्रांसपोर्ट में या बहुत सारी चीज़ों में ये इन्वॉल्वमेंट नहीं लेता है, इसलिए इसमें ये न्यूक्लिएटेड है, इसको उतनी स्पेस की ज़रूरत नहीं है। जिसमें उसमें ऑक्सीजन को ले जाना था, CO2 को लाना था, तो थोड़ा स्पेस की ज़रूरत थी, इसमें स्पेस की ज़रूरत नहीं है उस तरह की। लेस इन नंबर, बहुत कम नंबर में होता, वो मिलियन में था, ये केवल कितने 6000 to 8000 मिलीमीटर क्यूब में होता है ब्लड के। जनरली शॉर्ट लिव होता है, कम दिनों के लिए होता है, वो उसका लाइफ स्पेन 120 दिन था, और इसका 5 से 7 दिन। इसके दो मेन कैटेगरी हैं, जिसमें आता है ग्रेनुलोसाइट और एक होता है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलो और एग्रेनुलोसाइट का मतलब है कि जो ये सेल्स होंगी ना, उसमें ऐसे ऐसे ग्रेन्स होंगे, ये ग्रेन्स, इसलिए इसको एग्रेनुलोसाइट कहते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट में क्या आते हैं, पहले न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल, और एग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक, अब इसमें डब्ल्यूबीसी में भी ये अगर ये 5 कंपोनेंट हैं, तो 5 कंपोनेंट सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है और सबसे कम कौन सा पाया जाता है, तो ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक नेमोनिक्स टाइप में लिख दिया है कि आप इसको याद कर सकते हैं। NLMEB, NLMEB, NLM न्यूट्रोफिल जो होता है ना, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और बेसोफिल की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। लिम्फोसाइट जो होता है सबसे स्मॉल इन साइज होता है, सबसे छोटा होता है। इसिनोफिल्स जो है रेजिस्ट इन्फेक्शन और एसोसिएशन विद एलर्जिक रिएक्शन। इसिनोफिल्स जो होता है मेनली इन्फेक्शन जो होता है या एलर्जिक रिएक्शन होगा, उसमें सबसे पहले ये इन्वॉल्वमेंट लेता है। न्यूट्रोफिल जो होता है मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। इस ट्रिक के माध्यम से हमने जान लिया कि NLMEB में सबसे पहले N है तो न्यूट्रोफिल है, तो वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और बेसोफिल ये सबसे लास्ट में है, वो सबसे कम मात्रा, लीस्ट इन एविडेंस। अब चलते हैं प्लेटलेट्स में। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, सेल का फ्रेगमेंट होता है। सेल्स होती हैं, बोन मैरो की स्पेशल सेल्स होती हैं जो कि टूट के, अगर ये सेल्स हैं इसको खुद सारा फ्रेगमेंट कर दिए, तो ये जो टूटे हुए फ्रेगमेंट है वही है क्या है, प्लेटलेट्स है। अब ये कितने मात्रा में होते हैं, तो ये 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक होते हैं। अगर इससे प्लेटलेट अगर जब डेंगू होता है तो उसमें क्या होता है, इसकी मात्रा कम होने लगती है। कितना रेंज,
आइडियल है कि इतना होता है तो स्वस्थ हैं, इतना होना चाहिए, इससे कम होता है तो जनरल डेंगू केस में ये कम होता है। मोस्ट ऑफ विच इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन, ज़्यादातर चीज़ें जो आती हैं वो कोगुलेशन में, ब्लड के क्लॉटिंग में काम देती हैं। और लाइफ स्पैन इसका और कम होता है। WBC में ही सबसे कम होता है। WBC का 5 से 7 दिन था, ये इससे भी कम लाइफ स्पैन का होता है, 3 से 4 दिन का। ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व विटामिन के। विटामिन के का ये ब्लड क्लॉटिंग एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें विटामिन प्ले मेजर रोल, कि जो जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले विटामिन उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, विटामिन के। और ये 2 से 3 मिनट में क्लॉटिंग हो जाता है। कभी कहीं भी अब ब्लड अगर फ्लो होता है, किसी कट गए, कुछ हो गया, तो ये 2 से 3 मिनट में अपने आप कोगुलेट हो जाता है। ब्लड बैंक जो अगर ब्लड को स्टोर करना होता है तो सोडियम ऑक्सलेट और पोटेशियम ऑक्सलेट को उसमें ऐड कर देते हैं ब्लड में, तो वो स्टोर करने के काम आता है। और हीमोफिल जो अंदर, ये देखें कि हमारे अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, वो कोगुलेट क्यों नहीं हो रहा है, तो उसका कारण है हिपेरिन। हिपेरिन जो होता है वो ब्लड के कोगुलेशन को रोकता है। और इसी तरह अगर ये ब्लड क्लॉटिंग, ये ऐसी प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर ये रुकेगा नहीं तो सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा, तो आपकी डेथ भी हो सकती है। इसके कारण ये जो क्लॉटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी एक ऐसा होता है, हीमोफीलिया के एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्लॉटिंग रुक जाती है, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ये फैलने से किसी तरह उस तरह के, ये डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर का मतलब है कि ये जेनेटिक ही होगा, ऐसा नहीं कि ये फैल जाएगा, एक से दूसरे में नहीं फैलता। ठीक है, थैंक यू।